वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसमें टोटल 50 प्रश्न शामिल है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो 50 प्रश्न है, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न है जो हिंदी साहित्य से आप लोग ने डिमांड किया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। सभी को पता है कि जो होम गार्ड का एग्जाम 24 जनवरी को होने वाला है, साथ ही साथ आपको 14 मार्च और 21 मार्च का जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो सभी में आपको हिंदी से 10 से 12 प्रश्न आपको अवश्य पूछे जाएंगे। तो इसलिए हिंदी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोग को हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट अभी से करवा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा। आज का पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। पहला सवाल है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित कब हुआ था फ्रेंड्स? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1826 ईस्वी में। इसमें दो प्रश्न बनता है कि जो सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका उदंत मार्तंड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड इसका नाम था। अब कब प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको 1826 ईस्वी में। तो दोनों सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड। और इसका कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? गेस करिए। गोदान को, परीक्षा गुरु को, सन्यासी को, रानी केतकी की कहानी को? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और ये परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक कौन था फ्रेंड्स? तो लाल श्रीनिवासन दास थे। लाल श्रीनिवासन दास। ठीक है, लाल श्रीनिवास दास थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इसका जो लेखक थे जो कौन थे? तो लाल श्रीनिवास दास थे। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है आपका कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका क्या था? यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र, लेकिन यहाँ पर हिंदी समाचार पत्र यहाँ पर दैनिक कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाचार सुधा वर्षण। ये समाचार सुधा वर्षण था जो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो संपादक थे, अगर जो पूछा जाए कि हिंदी का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था कौन था? सुधावर्षण। इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन थे। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे जो श्याम सुंदर सेन थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम और तद्भव के बारे में बताएं फ्रेंड्स। जो संस्कृत जैसा जो शब्द दिखेगा वो क्या? तत्सम होता है। और जो ठेठ हिंदी दिखाई देता है, देहाती शब्द दिखाता है, वो क्या होता है? तद्भव होता है, क्योंकि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। तो देखिए, क्षण, छिद्र, छत्र, छाह, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, छाह है जो क्या आपका तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन सा है जो शुद्ध है? पूजनीय किस तरह से लिखा जाता है? चलिए आप लोग गेस करिए, आप लोग को लिखने आता है या नहीं फ्रेंड्स? पूजनीय गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए इस तरह से, ऑप्शन बी में इस तरह से, ऑप्शन सी में इस तरह से, ऑप्शन डी में इस तरह से। तो पूजनीय किस तरह से लिखा है? फटाफट गेस करें। सब गेस कर लियोगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर बता तो आप देख लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूजनीय इस तरह से होगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है कि कवि वचन, ठीक है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये क्या था? जो कवि वचन सुधा था जो आपका फ्रेंड्स हिंदी समाचार पत्र था। याद रखिएगा, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये क्या था? तो हिंदी समाचार पत्र था। चलिए सवाल नंबर 6 हो गया। फिर सवाल नंबर 7 को देखते हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप एक क्या था? मासिक पत्रिका था। याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप है जो एक मासिक पत्रिका था। और इसका जो संपादक थे कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। 7 का ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो औद्योगिकरण किस तरह से लिखाता है? राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
औद्योगिकरण इस तरह से होता है। देखिए इसमें क्या गलती क्या है, ध पर भी 2 पाए दे दिया, एक ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस तरह से औद्योगिकरण लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 9 का। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन कब हुआ था, तो 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1900 ईस्वी में पूरे हुए थे, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो भी सेट में करता हूँ फ्रेंड्स पहले उसको अपने स्तर से देख लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक है या नहीं, तो हर एक सेट में 1 या 2 मिस्टेक मिलता है, उसको मैं सुधार करके करता हूँ फ्रेंड्स। इसके बावजूद अगर जो कहीं पर आप लोग को डाउट होता है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला है उपसर्ग का विलोम क्या होता है, सिंपल है फ्रेंड्स, उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय है जो क्या है शब्द के बाद में लगता है, तो क्या है उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि मनोविकार पर प्रसिद्ध निबंध लिखने वाले लेखक कौन है, तो मनोविकार पर जो प्रसिद्ध मनोविकारों पर प्रसिद्ध निबंध लिखने वाले लेखक का जो नाम है फ्रेंड्स उसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें, त्रिवेणी काव्य का रूप है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें एक गलत दिया हुआ, ठीक है 12 का। देखिए त्रिवेणी है जो आपका क्या रूप है, तो ये कविता का 3 पंक्ति वाले कविता का संग्रह है और संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। इसमें देखिए कविता कहीं पे नहीं दिया, इसको मैं सर्च करके देखा फ्रेंड्स, बुक में भी देखा, तो इसमें कविता कहीं पे होना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल। तो त्रिवेणी का काव्य रूप क्या है, तो एक कविता का है फ्रेंड्स, कविता संग्रह है एक तरह से कह सकते हैं त्रिवेणी। और इसका जो संग्रह किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये श्यामदेव पाराशर ने किया था, ठीक है, पारासार ने किया था, श्यामदेव पारासार ने इसका संग्रह किया था। ये 3 पंक्तियों वाली कविता है, इसी के चलते उनको 1997 ईस्वी में संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो त्रिवेणी का जो संकलन करता है जो कौन है फ्रेंड्स, तो आपका श्यामदेव पारासार है, इनको 1997 में संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो त्रिवेणी है जो आपका क्या है, कविता का संग्रह है, इसमें देखिए कविता कहीं नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कविता कहीं देना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अनिवार्य यानी नेसेसरी, यानी कि होना ही होना है, तो उसका कोई विकल्प ढूंढा जाता है, अनिवार्य है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए ये सब प्रश्न को याद कर ले, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा देखिए अनिवार्य का लग रहा है दूसरा जैसा फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो होगा विकल्प वैकल्पिक होगा, अनिवार्य का विलोम शब्द उल्टा शब्द वैकल्पिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें, निम्नलिखित में से एक पति का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची सिनोनिम से पूछा जा रहा है, तो पति का पर्यायवाची कौन नहीं है फ्रेंड्स, गेस करें इसमें। तो बल्लभ मतलब तो पति होता है, स्वामी भी पति को कहा जाता है, भर्ता भी कहा जाता है, भार्या नहीं कहा जाता है। भार्या मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पत्नी होता है, याद रखिएगा, भार्या मतलब पत्नी होता है, अर्धांगिनी होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, पत्नी का भी जैसे 2-4 में बता देता हूँ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि पत्नी का भार्या हो गया, अर्धांगिनी हो गया, फिर बेगम हो गया, जोरू हो गया, ये सब है जो पत्नी का है पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था आपसे कि पति का पर्यायवाची नहीं है, तो भार्या जो किसका, पत्नी का है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है आपका कि निम्नलिखित में से एक आँख का पर्यायवाची है, आँख का पर्यायवाची कौन है, तो लोचन मने होता है फ्रेंड्स, चक्षु, लोचन, अच्छू सब आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लोचन पर्यायवाची है। 16 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से एक कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची में से कौन है, तो कंदर्प मीन्स कामदेव होता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंबर मतलब तो आकाश होता है फ्रेंड्स, मुकुंद मतलब क्या होता है, मुकुंद मतलब याद रखिएगा विष्णु होता है, मुकुंद मीन्स क्या होता है, विष्णु होता है। धनादीप मतलब तो कुबेर होता है फ्रेंड्स, कुबेर के देवता को कहता है धनादीप कहा जाता है, कुबेर का सब पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें क्या सवाल था आपका कि कामदेव का पर्यायवाची है, तो कंदर्प मीन्स कामदेव भी होता है, मनोज हो गया, कंदर्प हो गया, ये सब कामदेव का समानार्थी शब्द है। सवाल नंबर 17 को देखिए, निम्नलिखित में से एक खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, खिड़की का पर्यायवाची कौन नहीं, तो वातयान, वातयान मतलब खिड़की होता है, झरोखा मतलब होता है, अखियों के झरोखे से गाना सुनेंगे फ्रेंड्स, यानी अखियों की खिड़की से, झरोखा मीन्स खिड़की होता है। गवाच मतलब भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, गवाच मतलब आपका झरोखा होता है, आप देख लीजिए कहीं भी गवाच मतलब झरोखा होता है, मैं चेक कर लिया हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दूरद्वार हो जाएगा, ठीक है, दूरद्वार है जो आपका खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची सोम मने अमृत होता है फ्रेंड्स, अमी मने भी अमृत होता है, अमी मने भी अमृत होता है, अमृत मतलब अमृत नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची अमर्त नहीं है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 का हो जाएगा फ्रेंड्स, उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन थे, तो गुलेरी जी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि हैं तो राहुल संकृत्यान ने, इसके पहले वाली वीडियो हिंदी वाला मैं बताया था फ्रेंड्स कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता, राहुल संकृत्यान ने इन्हें माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याद रखिए हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा है। पहले भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, ढोला मारू रा दूहा के रचयिता रूप में प्रख्यात है। ढोला मारू रा दूहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लग रहा है जैसे अल्टर टाइप से नाम लग रहा है, तो इनका जो लेखक का नाम भी जो अल्टर है फ्रेंड्स। 21 का जो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अल्टर कौन सा लग रहा है? तो कवि कलोल। ठीक है, कवि कलोल या कवि बकलोल कुछ भी कहे फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ तुकबंदी बैठा ले। ढोला मारू रा दूहा के रचयिता कौन है? तो कवि कलोल इसके रचयिता हैं। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे कौन? तो 22 का क्या हो जाएगा फिर? रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका रामानुजाचार्य थे, जे राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शुद्धा। ठीक है, शुद्ध दैत्य या शुद्धादैत्य मत के अनुयायी कौन थे? तो शुद्धादैत्य के अनुयायी कौन थे? तो 23 नंबर सवाल का हो जाएगा वल्लभाचार्य। याद रखिए फ्रेंड्स, से पूछा जाता है शुद्ध दैत्य या शुद्धादैत्य मत के अनुयायी कौन थे? तो वल्लभाचार्य इसके थे। जीके में भी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शुद्धादैत्य मत के अनुयायी कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? 24 का। तो जहांगीर जस चंद्रिका का जो रचयिता है केशव दास है। पूरा नाम हो जाता है उनका क्या? केशव दास। इसमें सिर्फ केशव दिया है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? केशव दास है। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशव दास है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कल आपको मैं हिंदी का 10 से 12 प्रैक्टिस सेट अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। सभी जो अच्छे सवाल जो पूछने लायक एग्जाम बेस्ड है उसको करवा दूंगा। आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं हिंदी का। ये सब अभी मैं वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब देखते रहे फ्रेंड्स। और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं अपने वेबसाइट पे कर दूंगा, जहाँ पर आंसर छिपाया हुआ रहता है फ्रेंड्स। आप पढ़िएगा, उसके बाद में गेस करके जब शो आंसर करिएगा तब आंसर दिखाई देगा। इससे क्या है कि दिमाग पे जोर पड़ेगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ में आपकी तैयारी अच्छा हो जाएगा, तैयारी के लेवल पता चलेगा। ऐसे भी वेबसाइट पे बहुत सारे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कम से कम 30-40 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो उसको जा करके आप लोग बीच बीच में खाली समय में जरूर देखिएगा। इसका लिंक, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। मेरा वेबसाइट का नाम भी आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड है। ठीक है, जीके मास्टरमाइंड जब गूगल में सर्च करिएगा फ्रेंड्स तो जीके मास्टरमाइंड आ जाएगा। होम पेज पर जाकर के वहाँ पर सब देख सकते हैं। ठीक है, तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 केशव दास हो जाएगा। अगला सवाल है हंसावली के रचयिता कौन है? अच्छा सवाल है, हंसावली के रचयिता कौन है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, असाइत हो जाएगा। ठीक है, कौन? असाइत। सवाल नंबर 25 का है हंसावली के रचयिता कौन है? तो आपका असाइद। ये असाइद थे जो क्या थे फ्रेंड्स? एक सूफी कवि थे। ठीक है, असाइद का नाम आप लोग सुना होगा शायद। असाइद जो सूफी कवि थे जिन्होंने हंसावली की रचयिता किया था। अगला सवाल है फिर सखी संप्रदाय के प्रणेता कौन है? सखी संप्रदाय के प्रणेता कौन है? 26 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास है जो सखी संप्रदाय के प्रणेता है, और इन्हें सखी संप्रदाय को आपको हरिदास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रचयिता प्रणेता यही थे। तो सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के प्ले लिस्ट में सब अलग अलग कर दिया हूँ, जैसे होमगार्ड का, बिहार पुलिस का, फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सबका मैं अलग अलग कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जाकर के जो वीडियो नहीं देखे वहाँ पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 27 है निम्नलिखित में से एक रीतिबद्ध कवि नहीं है। 27 का तो रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? आपका घनानंद है जो आपका रीतिबद्ध कवि नहीं है। बाकी जो आपको फ्रेंड्स चिंतामणि देव ये सब है जो जाने माने रीतिबद्ध कवि है, जबकि घनानंद है जो नहीं है। घनानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स। घनानंद को क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य है जो घनानंद को ही समाप्त कर करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, हम लोग को पता होगा। तो घनानंद है जो रीतिबद्ध कवि नहीं है, बाकी सब है जो रीतिबद्ध कवि है। सवाल नंबर 28 देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 आपका क्या है कि फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? चलिए गेस करें आप लोग फटाफट। जीके जीएस का क्वेश्चन है ये। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फोर्ट्स विलियम का कॉलेज की आपका स्थापना हुआ 1800 ईस्वी में था। बिल्कुल राइट है, मैं सर्च करके देख लिया हूँ फ्रेंड्स। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। और कहाँ फ्रेंड्स? तो कोलकाता में। ये भी याद रहेगा, फोर्ट्स विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में कोलकाता में हुआ था। तो याद रखिए, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है हिंदी के पाणिनि। ठीक है, तो हिंदी के पाणिनि
किसे कहकर पुकारा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको कामता प्रसाद गुरु को आज भी हिंदी के पाणिनि कहकर पुकारे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी के पाणिनि कहकर किसे पुकारा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को पुकारा जाता है। अगला भाषा है फ्रेंड्स, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो बहुत बार आप लोग सुने होंगे कथन फ्रेंड्स, किसने कहा था? सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये भारतेंदु जी का है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 30 का। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 आपका है फ्रेंड्स कि दूर देश से अपने देश में सामान मंगाने की क्रिया क्या कहलाते हैं? इसको भी बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, सब बताइए। बाहर से सामान मंगाते हैं तो क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब ये यहाँ से बाहर भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये निर्यात कहते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट लोग को पता होगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं कि किस विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला क्या कर। ये अच्छा सवाल है, इसको लिख करके याद कर लें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला को पारंगत नहीं कहते हैं, निपुण भी नहीं कहते हैं। निपुण कोई कला विषय में होता है उसे कहता है। विषय का कह रहा है फ्रेंड्स, किसी विषय, ठीक है, कोई पार्टिकुलर विषय का जो पूर्ण ज्ञान रखता है उसको निशांत कहा जाता है, निष्णांत कहा जाता है, ठीक है, निशांत। तो याद रख लें फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर पारंगत है तो कोई चीज़ में पारंगत हो सकता है, निपुण है तो कोई कला में निपुण हो सकता है, लेकिन किसी विषय का बारे में पूर्ण ज्ञान जो रखता है उसे निशांत कहा जाता है। तो देख रहे हैं ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये सब पे ध्यान देने वाली बात है। और ये सबको तो आपको लिख करके याद करना चाहिए कि किसी विषय के पार्टिकुलर विषय में किसी का अगर पूर्ण ज्ञान रखता है तो उसे क्या कहते हैं? निष्णात कहते हैं, ठीक है, निष्णात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। अब चलिए फ्रेंड्स 32 हो गया। सवाल नंबर 33 से को देखते हैं। सॉरी, आवाज़ मेरी थोड़ा भारी लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बताया था मुझे ठंड लग गई थी, तबीयत खराब हो गई थी फ्रेंड्स। ये भी है 33 नंबर सवाल है, वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का समावेश हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए गद्य और पद्य जिसमें रहता है उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग नाम है फ्रेंड्स। कौन सा इसमें इंटरेस्टिंग नाम है आप सोच लीजिए। वह काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है क्या कहता है? चंपू कहते हैं उसे, ठीक है। 33 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, चंपू। वह काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों का समावेश है उसे क्या कहेंगे? चंपू कहते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, उपकार को न मानने वाला को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? उसे कृतधन कहेंगे। जो उपकार नहीं मानता उसे क्या कहेंगे? कृतधन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ जो उपकार को मानता है और जो नहीं मानता उसे कृतधन कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 34 का। 35 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, जो किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो। ये भी लिख करके याद करने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। जो किसी अन्य के स्थान पर काम कर रहा है, कार्यरत, उसे क्या कहते हैं? तो स्थानापन्न कहते हैं। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानापन्न कहते हैं, याद कर लें। अगला सवाल है फ्रेंड्स, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई। ये भी इसका मैं आंसर सर्च करके देख लिया फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 36 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर से 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई थी तो 1936 ईस्वी में। देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन कैसा है फ्रेंड्स, 36 नंबर क्वेश्चन है, 1936 हो रहा है, ठीक है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1936 में हुई था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स, आत्मजयी के रचयिता कौन है? 37 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आत्मजयी के रचयिता हो जाएगा 37 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 37 कुंवर नारायण, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण है। देखिए इसमें ज़्यादा सवाल आपको साहित्य से देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। इरावती का शिल्प संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। सवाल नंबर 38, तो इरावती का शिल्प संबंधित किससे है? तो यह एक जो है आपका फ्रेंड्स उपन्यास है, ठीक है। ये उपन्यास है इरावती का शिल्प संबंधित किससे? तो उपन्यास है। और इस उपन्यास को लिखा है किसने फ्रेंड्स? तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका सवाल नंबर 38, इसका लेखक है जो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। इरावती देख लीजिएगा, अभी मैं देख चुका हूँ। इरावती है जो आपका उपन्यास है, इस उपन्यास का जो लेखक है फ्रेंड्स आपका जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। इरावती है जो उपन्यास है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। अगला फ्रेंड्स आप लोग गेस करिए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? गेस करें। अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या प्रेमधरन। चलिए मैं हिंट्स करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिए उन्होंने क्या क्या लिखा है और बताते उनका कृति। जैसे कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? हुंकार के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है? रसिमरथी के लेखक कौन है? अब तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी होगा रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। इनका कृति और हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, रसिमरथी हो गया, संस्कृत के 4 अध्याय, ये सभी है जो आपको रामधारी सिंह दिनकर के कृति है फ्रेंड्स, सभी को जरूर याद रखिएगा।
सवाल नंबर 40 को देखें कि सतरंगी पंखों वाली काव्य रचना के रचयिता कौन है। तो 40 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। सतरंगी पंखों वाली काव्य की रचना किसने किया था, तो नागार्जुन। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए, हो सकता है पूछा जाए शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब सवाल नंबर 41 को देखते हैं। सवाल नंबर 41 आपका है कि निम्नलिखित में से एक तार सप्तक के प्रकाशनों का वर्ष नहीं है। इनमें एक जो है जो नहीं है फ्रेंड्स आपका तार सप्तक के प्रकाशनों का वर्ष, बाकी सब है। तो 41 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आपका 1949 है जो नहीं है फ्रेंड्स। बाकी तार सप्तक के प्रकाशनों का वर्ष आपका 1943, 1951, 1959 है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा केसरी कुमार नरेश की विचारधारा कहलाती है। कौन सा विचारधारा क्या है फ्रेंड्स, तो 42 का जो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा प्रपद्यवाद, ठीक है, प्रपद्यवाद, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा केसरी कुमार नरेश के विचारधारा कहलाता है प्रपद्यवाद कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 43 को देखें। अरे यायावर याद रहेगा संस्करण के लेखक कौन है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। कौन है, अज्ञेय है। अरे यायावर याद रहेगा संस्करण के लेखक कौन है, तो अज्ञेय है। अगला सवाल है ठंडा लोहा काव्य संकलन के कवि कौन है। तो ठंडा लोहा कौन है फ्रेंड्स, अच्छा इंटरेस्टिंग है, आपको याद भी हो जाएगा एक बार में। तो धर्मवीर भारती, ठीक है। ठंडा लोहा कौन है, तो धर्मवीर भारती। कुछ चीज में तुक्का बैठा ले फ्रेंड्स, याद हो जाएगा। ठंडा लोहा काव्य के संकलन कवि कौन है, तो धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा। अगला फ्रेंड्स आपका ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, ये भी इंटरेस्टिंग है। ठेठ हिंदी के ठाठ एक बार में याद होना चाहिए आपका। 45 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इनका हो जाएगा अयोध्या सी उपाध्याय उर्फ हरिऔंध, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है, तो हरिऔंध। इनका पूरा नाम क्या था, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔंध। तो ठेठ हिंदी का ठाठ इंटरेस्टिंग है ना फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा हरिऔंध, ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला सवाल है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास 46 का। तो देखिए प्रेमचंद्र का जो प्रथम उपन्यास है फ्रेंड्स आपको प्रेमाश्रम माना जाता है, ठीक है। प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है उसको प्रेमाश्रम माना है, हस्त्रय कर दिया, ठीक है, म होना चाहिए, प्रेमाश्रय नहीं है, प्रेमाश्रम होता है। तो सवाल नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन है, प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम है जो हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास था, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लिखा गया था प्रेमाश्रम है जो हिंदी में किसानों के सवाल पर ये लिखा गया था प्रेमचंद्र के द्वारा, यही पहला उपन्यास था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट दे रहा है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए। विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है। 47 का राइट आंसर होगा आपका श्रीलाल शुक्ल है, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखें। झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए सिंपल सा है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इसका सबको पता होना चाहिए। झूठ सच कौन नहीं बोलते थे, तो इसका ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर जो आपको यश कमाना है, ठीक है, अगर जो आपका यश कमाना है तो झूठा नहीं बोलिएगा, ठीक है, झूठा सच्चा, तो सच्चा बोलिएगा लेकिन झूठा नहीं बोलिएगा, यशपाल, ठीक है। यानी अगर आपको यश कमाना है तो क्या करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो कुछ इसमें देखिए बैठ रहा है फ्रेंड्स, तो याद हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, तो यशपाल। आपको यश कमाना है तो सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। तो कुछ भी तुक्का बंदी इसमें कर लीजिए। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, तो यशपाल हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं फ्रेंड्स कि शब्दार्थो सहितौ काव्यम उक्ति के प्रणेता है कौन है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भामह है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक थे 50 का। तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो 50 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आचार्य वामन। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य वामन थे जो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। इसमें आपका मोस्टली क्वेश्चन था जो आपका हिंदी साहित्य से था और बाकी था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको कोशिश करूंगा फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हिंदी से संबंधित भी प्रोवाइड करा दूं ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा इसके बारे में तो मैं बार बार कहता हूँ नहीं पता। हम लोग के हाथ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। हाँ एक बात है फ्रेंड्स कि जो ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, ज़्यादा सिलेबस करके जाएंगे तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कहीं से पूछेगा तो हम ऑप्शन से भी आंसर छाट सकते हैं। जिसका ज़्यादा पढ़ा हुआ रहेगा वही ऐसा कर सकता है, जो कम पढ़ के जाएंगे फ्रेंड्स उनको सभी में कन्फ्यूजन होगा। तो मेरा यही मंत्र है फ्रेंड्स और मैं सबको ही सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें।
देखिए फ्रेंड्स, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, आप अभी पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना के बाद में आपको एक बेस बनेगा, एक लेवल बनेगा। एक लेवल बनेगा तो आप कैसा भी प्रैक्टिस सेट मारिएगा फ्रेंड्स, उसमें आपका स्कोरिंग 70+ 80+ होने लगेगा। कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, तब बीच में छोड़ दीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका स्कोरिंग गड़बड़ा जाएगा। तो ये देखिए, कंटिन्यू मेहनत की जरूरत है, आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहें। ये सब हिंदी का सवाल इसमें काम नहीं देगा, अगला में काम देगा, कहीं ना कहीं आपको काम देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको 8 बजे तक आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।